हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2023 की बिहार योजनाओं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में तो ये डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो आज़ादी शीर्षक से अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली अनुवाद करने के लिए इन्हें दिया गया है। अगला है 32वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। ध्यान दीजिएगा, यह बिहार जीता है। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि 32वां जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो बिहार जीता है। किसे हरा करके जीता है? तो हरियाणा को हरा करके जीता है। और कितना जीता है? तो 49-47 से जीता है। 13 साल बाद यह बिहार जीता है। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि यह मैच कहाँ हुआ था? तो झारखंड के बोकारो में MGM हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। अगला है जल जीवन हरियाली दिवस। ध्यान दीजिएगा, जल जीवन हरियाली दिवस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जनवरी 2023 को जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब की थी? तो 2019 में की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम या हरियाली दिवस के कितने घटक हैं? तो 11 घटक हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ा दिया गया है 2025 तक के लिए। 2 साल इंक्रीज कर दिया गया इसे। अब देखिए, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि इसमें जल संरक्षण के अलावा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। और इसमें किसानों को 75,500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। किसान जो है तालाब खुदवाएं और उसके चारों तरफ क्या करें? पेड़ लगवाएं इसके लिए। नेक्स्ट है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को जो है बिहार चुनाव आयोग के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार चुनाव आयोग का बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को किया गया है। और मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 में बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था? तो मैथिली ठाकुर को दिया गया था। फिर मैथिली ठाकुर को यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2021 में दिया गया था। मैथिली ठाकुर जो है मधुबनी जिला की रहने वाली हैं। अगला है समाधान यात्रा। समाधान यात्रा किसने शुरू किया? क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसे। समाधान यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब की थी? तो 5 जनवरी 2023 को शुरू की थी। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कहाँ से शुरू की थी? तो पश्चिमी चंपारण से यह यात्रा शुरू की थी। और यह उनकी जो है समाधान यात्रा 14वीं यात्रा है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में यात्रा जो है 29 जनवरी तक चलेगी और उसके बाद इसमें 18 जिले शामिल होंगे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछली योजनाओं के बारे में बात करें हम लोग। पिछली यात्रा जो थी उनकी, जिसमें पहला था उनका न्याय यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय यात्रा 2005 में की थी। विकास यात्रा जनवरी 2009 में शुरू की थी। धन्यवाद यात्रा जून 2009 में शुरू की थी। और समाज सुधार यात्रा 2021 में इन्होंने शुरू की थी। अगला है जाति आधारित सर्वेक्षण। ध्यान दीजिएगा, जाति आधारित सर्वेक्षण जो है, राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। और बिहार जो है इस वर्ष 2023 में जातिगत जनगणना करा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह 31 मई 2023 तक समाप्त होने वाला है। जाति आधारित जनगणना बिहार में कब तक समाप्त होने वाला है? तो 31 मई 2023 तक समाप्त होने वाला है। इसे 2 चरणों में आयोजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कितने चरणों में आयोजित किया गया है? 2 चरणों में। कब से कब तक? 7 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक। और दूसरा चरण है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक। अब इस जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य क्या है? ध्यान देना। तो राज्य में जातियों और समुदायों के विकास में सहायता के लिए उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है इसका ये जातिगत जनगणना कराई जा रही है। और बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करने के निर्णयों को 2 जून 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला है यहाँ पे भारत का सबसे लंबा पुल। यहाँ पे भारत का सबसे लंबा पुल जो है वर्तमान में भूपेन हजारिका पुल है, सादिया और धुबरी के बीच। लेकिन
इसे प्रस्ताव अब जो नया सबसे लंबा पुल बनाने का जो प्रस्ताव है, देश का सबसे लंबा पुल बनाने का प्रस्ताव बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बनाया गया है, जिस पुल की लंबाई 11.24 किलोमीटर होगी और यह 4 लेन का सड़क होगा। यह भरपटिया बेतिया पश्चिमी चंपारण को सेवराही उत्तर प्रदेश के पड़रौना से जोड़ेगा। मैंने बताया कि वर्तमान में जो है सबसे लंबा पुल जो है असम का भूपेन हजारिका पुल है। अगला हम बात करते हैं पटना कॉलेज के स्थापना दिवस के बारे में। पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस था, 9 जनवरी 2023 को मनाया गया। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पटना कॉलेज का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 2023 को मनाया जाता है और बिहार का सबसे पुराना कॉलेजों में यह माना जाता है और देश का सबसे 5वां पुराना कॉलेज है। तो क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे पुराना कॉलेज कौन है, तो पटना कॉलेज पटना है और सबसे ये देश में जो है इसका 5वां स्थान, 5वां सबसे पुराना कॉलेज है। जुलाई 1835 में पटना में पहली बार हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पटना में पहली बार हाई स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1835 में की गई थी और 1839 में वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पर पटना में एक सेंट्रल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई थी। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पटना में सेंट्रल कॉलेज खोलने की योजना किसके आदेश पर बनाई गई थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पर बनाई गई थी। यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंत में पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 9 जनवरी 1863 को हुई थी। अगला है बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023। ध्यान दीजिएगा, बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है और इसके तहत जो है साथ ही पटना नगर निगम के प्रदर्शन के और उपयोग की अनुमति समान अनुमति होगी और इसमें विनिमय 2012 को निरस्त कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 2012 के नियमों को निरस्त कर दिया गया है और नए नियमों में विज्ञापनों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पंजीकरण 3 साल के लिए वैध होगा। रेलवे विज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व 25% नगर निकाय को उपलब्ध होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि रेलवे में जो विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार के नगर निगम को मिलेगा, तो 25% नगर निगम को मिलेगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है शरद यादव जो है मुख्य ये जदयू के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। जदयू के पूर्व प्रमुख थे और समाजवादी दिग्गज नेता थे यह। इनका निधन 12 जनवरी 2023 को हो गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में निधन हुआ शरद यादव का वे किस पार्टी संबंधित है या किस पार्टी के प्रमुख रह चुके थे, तो जदयू के प्रमुख रह चुके थे। इन्होंने 7 टर्म लोकसभा और 4 टर्म राज्यसभा के सदस्य बने थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में और बिहार में इनका राजनीतिक क्षेत्र था। आगे बात करते हैं हम लोग, पहली बार उन्होंने कहाँ से लड़ा था, तो लालू प्रसाद को इन्होंने मधेपुरा सीट से हराया था सबसे पहली बार, इसलिए ये चर्चा में थे। आगे हम लोग बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। तो बिहार और फतुहा तथा रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किन किन क्षेत्रों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, तो बिहटा में, फतुहा में और रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेपाल को जोड़ने और रक्सौल से हल्दिया तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। अब ध्यान दीजिएगा, रक्सौल और हल्दिया दोनों में बंदरगाह है। रक्सौल और हल्दिया दोनों में क्या है, बंदरगाह है। बंदरगाह के लिए दोनों जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पटना में MV गंगा विलास के बारे में। पहले हल्ला ये हुआ था कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया और जिसमें कहा गया था कि MV गंगा विलास छपरा में फंस गया है, तो यह गलत है। तो MV गंगा विलास जो है भारत की सबसे बड़ी क्रूज सेवा है जो वाराणसी से शुरू हुई थी। यह 16 जनवरी 2023 को अपने निर्धारित समय पर निर्धारित तारीख पे भद्रा घाट पर पटना में पहुंची थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MV गंगा विलास पटना में कब पहुंची थी, तो 16 जनवरी 2023 को पहुंची थी और 17 जनवरी को इन्होंने पटना से प्रस्थान की थी। अब बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र में गंगा जल आपूर्ति योजना। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे सराहना की गई है। एरिक सोलहेम ने गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है और एरिक सोलहेम कौन है, तो ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं, UNEP के। अब ध्यान दीजिएगा, ये गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी शुरुआत जो है
27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, यानी लॉन्च की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिसके तहत जो है राजगीर, गया, बोध गया में लगभग 7.5 लाख घरों को 28 नवंबर से पानी के जरिए नदी का ट्रीटेड पानी मिलेगा। इसके बारे में ये मतलब नदी का गंगा जल का पानी वहाँ तक पहुँचाने का लक्ष्य किया गया था। मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा यह कार्यान्वित है। और ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ साथ साथ बाढ़ का पानी मोकामा के पास हाथीदह से पाइपों के जरिए 150 किलोमीटर की यात्रा करके यह घरों तक पहुँचा है। तो यहाँ बाढ़ से जो है राजगीर बोध गया यह सब पहुँचाया गया पानी। अगला है औद्योगिक विकास के बारे में बात करेंगे हम लोग। औद्योगिक विकास ने 17 जनवरी 2023 को दिसंबर माह के लिए औद्योगिक विकास रिपोर्ट जारी किया है। दिसंबर माह के लिए रिपोर्ट जारी किया। दिसंबर में ध्यान दीजिएगा, जो औद्योगिक विकास में सबसे शीर्ष स्थान पे जो है वो नालंदा है, शेखपुरा दूसरा पे, तीसरा पे मुंगेर है, और सबसे निम्नतम पायदान पे जो है वह मधेपुरा है औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, बिहार में। वहीं योजनाओं की बात करें तो बिहार की में योजनावार जो रैंकिंग है, रैंकिंग नवंबर 2022 को महीने में शुरू की गई थी। तो इसमें जो है जिले को योजनाओं के आधार पर स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री पहला ध्यान दीजिएगा, पहला जो है जिले का जो दिया प्रधानमंत्री रोजगार योजना सृजन कार्यक्रम दूसरा है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, चौथा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पांचवा है स्टार्टअप। अब ध्यान दीजिएगा योजनाओं का नाम और रैंकिंग कौन कौन है। तो ये प्रधानमंत्री वाला जो रैंकिंग है, यहाँ पे PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जो सबसे नंबर 1 जिला जो है वो सिवान है। उसके अलावा जो है PMFME में सबसे नंबर 1 पे है नालंदा, और MUI योजना में जो है सबसे आगे लखीसराय, वहीं MSME में सबसे आगे है पटना, वहीं स्टार्टअप में मधुबनी सबसे आगे है। अब बात करते हैं हथकरघा समूह की। तो हथकरघा समूह केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 हैंडलूम क्लस्टरों को मंजूरी दी है। अब ध्यान दीजिएगा 2022-23 में हथकरघा उद्योग राष्ट्रीय हथकरघा विकास के तहत 114 करोड़ 74,77,000 रुपये की लागत से हथकरघा परियोजना प्रस्तावित की गई थी बिहार में। इसके अलावा 2021-22 में पहली बार केंद्र सरकार ने व्यापक हस्तकरघा क्लस्टर विकास उद्योग के लिए 8 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं हम लोग ASER रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2022 के अनुसार प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में शिक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है। इसमें 38 जिलों में 1140 गाँवों के 52,959 बच्चों को शामिल किया गया था। और प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति की बात करें तो 2018 में 56.5% था, जबकि 2022 में बढ़ करके 59.3% हो गई है। और जबकि राष्ट्रीय औसत जो है प्राथमिक विद्यालयों में 72.9% है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में बात करें तो 68.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत में 86.8% मानी गई है। वहीं बिहार में बात करें, बिहार में 2018 में 78.1% राष्ट्रीय औसत शिक्षकों की उपस्थिति की, जबकि 2022 में 82.2% है। वहीं स्कूल में दाखिला नहीं लेने वाले 15 से 16 वर्षीय लड़कियों की संख्या जो है 2006 में 28.2% थी, जबकि गिर करके 2022 में 6.7% हो गई है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना की। तो स्मार्ट सिटी योजना अवार्ड 2022 किसे मिला है। तो स्मार्ट सिटी पटना के 2 प्रोजेक्ट को 13 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। इसमें जो है स्मार्ट अदालतगंज तालाब और स्वच्छांगिनी योजना को इसमें अवार्ड दिया गया है। स्वच्छांगिनी महिला सफाई कार्यक्रम पटना की नई मशीनीकृत प्रणाली का उपयोग करके शिविरों को एक सुरक्षित रूप में साफ करने के लिए है। अगला है महाराणा प्रताप की आपूर्ति। महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
19 जनवरी 2023 को पटना में शूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो महाराणा इसके जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। कब किया था? तो 19 जनवरी 2023 को किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि पटना में जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो एसपी वर्मा रोड के पास स्वामी नंद चौराहे के पास 10 फीट की मूर्ति को जो है स्थापित किया गया है। यह कांस्य प्रतिमा है जिसका डिजाइन जो है रश्मि सिंह ने किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना में निर्मित अरे पटना में जो उद्घाटन किया गया अभी महाराणा प्रताप की मूर्ति का डिजाइन किसने किया था? तो रश्मि सिंह ने किया था। और 9 मई को बिहार के राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप का जन्मदिन 9 मई 1540 को हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में राजकीय समारोह किसके सम्मान में मनाया जाता है 9 मई को? तो राष्ट्रपति ये महाराणा प्रताप के याद में मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना जो है 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और 38 जिलों के स्कूली छात्रों को बिहार में शैक्षणिक भ्रमण के लिए यह दिया गया है। तो मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना में जो है कितना बजट दिया गया है? तो लगभग जो है 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी राज्य के 5500 स्कूलों में प्रत्येक को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपये मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के लिए प्रत्येक स्कूल को मिलता है। अगला है प्रोफेसर सिद्धेश्वर के बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रोफेसर सिद्धेश्वर जो है त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जो अब नहीं रहे। इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृति है उनकी है कामायनी। जयशंकर प्रसाद कामायनी की इन्होंने आलोचना लिखी थी, इसलिए ये जाने जाते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने ये 1962, 1967 और 1971 में नालंदा के सांसद भी सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा एमएलसी रहे 1983 से 1989 तक। 1995 से जून 2000 तक ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। इनका जन्म 19 जनवरी 1929 को हुआ था। वे बिहार के नालंदा के बिंद के रहने वाले थे। नेक्स्ट बात करें हम लोग चनपटिया में निर्मित जो है स्टार्टअप जोन है चनपटिया में, जिसका जो है कुंदन कुमार के दिमाग की उपज है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चनपटिया में निर्मित स्टार्टअप जोन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कुंदन कुमार द्वारा। कुंदन कुमार कौन है? तो पश्चिमी चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट हैं। कुंदन कुमार 2020 से 21 में के लिए द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड विजेता भी हैं। यह आगे ध्यान दीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर जयंती। कर्पूरी ठाकुर जयंती जो है 24 जनवरी को बिहार में मनाई गई और यह जननायक कर्पूरी ठाकुर को 99वें जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जननायक किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। वह 2 बार जो है बिहार वे मुख्यमंत्री रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। पहली बार जो है बिहार विधानसभा में वो 1952 में पहुंचे थे और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है 1977 उन्होंने जो है 1977 में मुंगेरी लाल रिपोर्ट लागू की और जिसमें सरकारी नौकरी में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1977 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने की थी। इसके अलावा जो इनका जन्म जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म था वह समस्तीपुर जिला के पिटौजिया गांव में हुआ था और उन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस तरह से लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।